Accounting for investments. It was issued in 93 and it is applicable from 95 and the AS is applicable to all entity and mandatory. अब पहले तो चलो ये बताओ इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? What do you mean by investments? सर सिक्योरिटीज में और अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट। ये तो आपने एग्जांपल दे दिया इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? Holding asset to earn income. दोबारा बोलो। Holding asset to earn income. चलो। Like security purchase करते तो interest। हाँ ठीक है, तो इनकम के लिए आप किसी भी असेट को एक्वायर करते हो वो इन्वेस्टमेंट है। और बोलो, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड सुना है कभी? यस सर। वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। यस है ना? इन्वेस्टमेंट को बड़ा इजी वे में, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, मैंने पहले ही दिन या क्लास में पहले सबसे पूछा, 5-7 आंसर आए थे, फिर समराइज किया। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इनटू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग इनकम और एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट इन्वेस्टेड, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इनटू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग इनकम्स और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट। आज लोग सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, शेयरों डिवेंचरों में, तो इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम आती है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रेंट आता है, और या उसको आप बेचोगे तो एप्रिसिएशन का पैसा मिलेगा, कैपिटल गेन होगा। बिजनेस में पैसा लगाते हो तो ईयरली प्रॉफिट अर्न करोगे। गोल्ड सिल्वर बुलियन में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एप्रिसिएशन होगा। ये इन्वेस्टमेंट इस ईएस में हर तरह के इन्वेस्टमेंट कवर्ड है, सारे इन्वेस्टमेंट कवर है। ये ईएस हम केवल सिक्योरिटीज के लिए नहीं पढ़ेंगे। सिक्योरिटी, गोल्ड, बुलियन, सिल्वर, ज्वेलरी, स्टॉक मार्केट, बैंक एफडीज, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, लैंड बिल्डिंग्स, ये सब इन्वेस्टमेंट इस ईएस में कवर्ड है। और अब एप्लीकेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। Objective of this ES is to prescribe proper accounting of investment in financial statement of enterprise and related disclosure. अब आप अंडरलाइन कर लो, Objective of the ES is to prescribe the proper accounting of investment in financial statements of the enterprise and related disclosures. इसका मतलब ये ES तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड हुआ ना। फिर ये ES हमें ES क्या सिखाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द फॉलोइंग। देखो इस एएस के दायरे से ये सब बाहर है। द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट विच आर कवर्ड बाय एएस 9। अभी 2 दिन पहले हमने एएस 9 पढ़ा था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 2-4 दिन हो गए शायद, आपको ध्यान हो तो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड रेवेन्यू फ्रॉम द एंटरप्राइज रिसोर्स यूज्ड बाय अदर्स। तो उसमें आपके रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी आए थे ना। वो इस एएस में कवर नहीं है क्योंकि एएस 9 में है। ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज 19 में हम पढ़ चुके। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एएस 15 में, जो आपके कोर्स में नहीं है। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड और रिलेटेड असेट मैनेजमेंट कंपनी, बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस एएस में कवर नहीं है। असेट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ये कवर नहीं, ये इस एएस से बाहर है। अब असेट्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे किन लोगों के पास में असेट होती है जो इन्वेस्टमेंट टाइप होती है? शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर के लिए तो इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री है ना एक तरह से। अरे बोलो। चलो डेफिनेशन। व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स आर असेट हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट। अभी ये कार्तिक ने यही तो डेफिनेशन बताई थी। इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट। व्हाट आर द करंट इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर रियली रिलायजेबल एंड which are intended to be held not for more than 1 year from the date of acquisition. मालूम है सबको करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? यस सर। अरे जिनको आप लंबे समय तक नहीं रखते हो, मोर देन 1 ईयर के लिए नहीं रखते हो, विद इन 1 ईयर उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हो, वही होते हैं। और वो रेडिली रिलायजेबल है मार्केट में, मार्केटेबल होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। यस सर। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट रेडिली रिलायजेबल, इन्वेस्टमेंट्स विच आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड मोर देन 1 ईयर। बस व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? अब आपको याद हो मैंने एएस 19 में भी कहा था, डेफिनेशन फेयर वैल्यू की बार बार आएगी हर एएस में, किसी को ध्यान आ रहा हो तो। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एनी असेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। बोला था, ध्यान हो तो।
अरे कोई भी असेट दो, Yes, sir, हाँ, बोला था। ये हर एएस में आएगी, अभी तो और एएस 10 में भी आएगी, 26 में भी आई थी, एएस 19 में भी आई थी, 11 में भी आई थी, सब जगह है ये। अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांस मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू प्रोवाइड इन एविडेंस ऑफ फेयर वैल्यू। वैसे यूजुअली फेयर वैल्यू उस असेट की एनआरवी होती है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? मार्केट वैल्यू इज द अमाउंट विच इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट आफ्टर डिडक्टिंग expenses which are necessary to be incurred or on or after the disposal। आज आपसे कोई मार्केट वैल्यू पूछे तो यही बोलो नहीं कि बाजार में इन्वेस्टमेंट कितने के बिकेंगे और उनको बेचने में ब्रोकरेज कमीशन घटा दो, बस बाकी हो गई, एनआरबी टाइप की तो होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पैरा 7-8। अब एग्जाम में ये कुछ नहीं आता, ये जो आता है मैं बता दूंगा कि ये यहां से क्वेश्चन बनता है। इस एएस के केवल क्वेश्चन ही एक ही आता है, दो ही क्वेश्चन आते हैं बस केवल, बाकी तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है इस पे। Investments are classified long term or current. Cost of investment, general component of cost, purchase price and acquisition charge, brokerage fees, duty. If investment acquired by the issue of shares or other security, cost of investment is fair value of security issued. ये मोड ऑफ एक्विजिशन है ये। यदि आप इन्वेस्टमेंट बाजार में कैश में खरीदोगे तो क्या होगा? समथिंग, एक मिनट, हाँ वैसा घर नहीं, क्लास में हूँ नीचे, क्या? हाँ ऋषि मंगल आया, मैं आया 5 मिनट में, ठीक, भूल गया मैं तो। चलो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट डिपेंड करेगी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने किस पैटर्न पे वो यानी किस सोर्स से अरेंज किए हैं। यदि आप इनको खरीदोगे तो परचेज प्राइस और अदर चार्ज, यदि उसको कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट में एक्सचेंज करोगे तो सिक्योरिटी इशूड की वैल्यू, यदि इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज ऑफ पार्ट एक्सचेंज ऑफ अनदर असेट है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेमेंट इफ एनी। हाउएवर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में बी द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड इफ इट इज मोर क्लियरली एविडेंट। किसी को याद आ रहा हो तो मोर क्लियरली एविडेंट अभी एएस 26 में भी आया था और अभी एएस 10 में भी आएगा। आपने यदि कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे और उसके बदले कोई असेट दी तो जो असेट आपने दी उसकी फेयर वैल्यू या जो इन्वेस्टमेंट खरीदे उसकी फेयर वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा रिलायबल है, जिसका सोर्स ज्यादा रिलायबल है यानी फेथफुल है, और कैश दिया तो कैश। प्री एक्विजिशन वर्सेस पोस्ट एक्विजिशन, कोई बताएंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? अरे यार जिनका पढ़ा हुआ है वो तो जवाब दो। डेट और एक्विजिशन से पहले का जो डिविडेंड था जिसके लिए हम एंटाइटल नहीं थे वो मिला है। यस, प्री एक्विजिशन। आज 19 जुलाई को आपने कोई शेयर मार्केट से शेयर खरीदे और आपने आज 19 जुलाई को खरीदे और कंपनी ने आपको उनका डिविडेंड दे दिया 2021-22 का, जो आप एंटाइटल ही नहीं हो और आपके पास आ गया, तो इट्स ए प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड फॉर यू इट्स ए कैपिटल रिसीट, और ये असेट की कॉस्ट में से कम होती है, पीएनएल में नहीं जाती है। एंड व्हाट इज ए पोस्ट एक्विजिशन? आज आपने 19 जुलाई को शेयर खरीदे, अब जो आगे डिविडेंड आपको इस साल का मिलेगा 19 जुलाई के बाद का, वो पोस्ट है। प्री एक्विजिशन वर्सेस पोस्ट इंटरेस्ट, इफ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड accrued interest of pre-acquisition period, then subsequent receipt of such interest is deducted from the cost of investment। लेकिन इंटरेस्ट को तो हम उसी से में माइनस कर देते हैं, आपको ध्यान हो तो, खरीदते टाइम कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट करते हैं तो हटाते हैं ना इंटरेस्ट को। हाँ सर। डिविडेंड, when dividend is declared from pre-acquisition profit, then receipt of such dividend on later date is deducted from cost। ये जरूर है। कॉस्ट ऑफ राइट शेयर, आपको याद है कंपनियां राइट ऑफर करती है तो आप चाहो तो अपना राइट खुद अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो किसी को दे भी तो सकते हो। रेनाउंसमेंट, रेनेंशिएशन पड़ा है ना, तो रेनेंशिएशन ऑफ लाइफ में आप अपना राइट किसी को दोगे तो उससे तो पैसे ले लोगे ना आप, और वो जो पैसा उससे लोगे आपके पीएनएल में जाएगा, यूजुअली पीएनएल में जाता है वो, और आप राइट अप्लाई करोगे तो आप कंपनी को पेमेंट करोगे और वो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होगी। बोलो। और आप चाहो तो अपना पार्ट ऑफ द राइट खुद ले सकते हो और पार्ट ऑफ द राइट किसी को रिनाउंस भी तो कर सकते हो। ये सब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपका। राइट शेयर ऑफर्ड आर सब्सक्राइब, इफ द राइट शेयर ऑफर्ड आर सब्सक्राइब बाय हिमसेल्फ, मुझे आज किसी कंपनी का या आपको किसी कंपनी के राइट का ऑफर आया और हमने खुद ही सब्सक्राइब कर लिया, देन द कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स इज एडेड टू कैरिंग अमाउंट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। अभी आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर है 2 लाख के और आपने 500 राइट और अप्लाई कर दिए, मान लीजिए 60,000 के, तो दोनों को ऐड कर लो। लेकिन राइट शेयर ऑफर्ड आर नॉट सब्सक्राइब बट राइट सोल्ड इन द मार्केट, आपने बेच दिया। इफ राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब फॉर बट sold in the market, then sale proceeds of the right are taken to the profit and loss statement of P&L। If investment was acquired on कम राइट बेसिस, आपने कोई सिक्योरिटी बाजार से कम राइट बेसिस पे खरीदी, राइट का भी पैसा दिया आपने और बाद में आपने अपना राइट किसी और को दे दिया, तो उसको बेचने से जो पैसा आएगा वो
आपके शेयर्स की कॉस्ट में से कम होगा, बशर्ते राइट इश्यू चला जाने के बाद शेयर का प्राइस नीचे आ गया। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर पढ़ा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था बोर्ड पे ही, सर आपने एग्जांपल बना के एक्सप्लेन बस समझाया था पूरा अच्छे से, आप दोबारा देख लेना चाहिए। इफ इन्वेस्टमेंट वाज एक्वायर्ड ऑन कम राइट, हाउएवर इफ द इन्वेस्टमेंट आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, कम राइट का मतलब अगला राइट मुझे मिलेगा, उसको कम राइट कहते हैं। एंड मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर दे बिकम एक्स राइट फॉल बिलो द एक्विजिशन कॉस्ट, then the sale proceeds should be used to reduce the carrying amount of such investment to the market value and balance should be taken to P&L। ये मैंने एग्जांपल से समझाया हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाले चैप्टर में, ध्यान होता है ना। और अब इसके बाद देखो ये एग्जांपल पढ़ा, फिर बोनस, फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट और लॉन्ग टर्म किस पे वैल्यूड होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट, लैंड बिल्डिंग, पैरा 20, डिस्पोजल या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस। ये एक टॉपिक मुझे आपको कराना जो आपकी नॉलेज में नहीं है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। अब इस केस में ये एक एग्जांपल कराना बस ये वाला, और इस एएस में फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट खत्म, और फिर ये क्वेश्चंस कल ले लूंगा। चलो आज पूरा हो नहीं पाएगा, मैं कोई बच्चों को बुलाया हुआ फाइनल किया जिन्होंने अभी, ठीक है।